नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। दिल्ली हिंसा के शिकार हेड कांस्टेबल रतनलाल को शहीद का दर्जा और मुआवजा देने की मांग उठी है। रतनलाल के पैतृक गांव सीकर के तिहावली में उनकी मौत की सूचना पर उमड़े ग्रामीणों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ ही अन्य मांगे भी रखी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में यदि रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया जाता है तो उनके परिजनों को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। तो मांग को लेकर धरने पर अब परिजन बैठे हैं। दिल्ली हिंसा में रतनलाल की मौत हो गई और उन्हें शहीद का दर्जा देने की अब मांग की जा रही है। और उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर ये मांग सरकार से की है। भैया को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके घर से परिवार से जो भी है उनको नौकरी दिया जाए और जो भी सहायता है केंद्र से और राज्य से वो सहायता दी जाए। तो सुना अपने परिजनों का क्या कुछ कहना है। और आपको बता दें कि रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की मांग कांग्रेस विधायक हाकम अली ने ये मुद्दा उठाया है। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए ये मुद्दा उठाया गया है। हाकम अली का बयान है कि रतनलाल का राजकीय सम्मान से हो अंतिम संस्कार, सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। तो कांग्रेस विधायक हाकम अली ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि रतनलाल का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाए और सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। आपको बता दें कांग्रेस विधायक हाकम अली ने मुद्दा उठाया। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए मुद्दा उठाया गया। और चलिए बात हिंदौन सिटी की करेंगे। यहां पर पहलेपुरा टोल नाके पर रविवार की देर शाम कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की। बताया जाता है कि करौली की ओर से आ रही 2 गाड़ियों में सवार लोग टोल नाके पर रुपए मांगने पर नाराज हो गए और लोगों ने टोल कर्मियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। और इस मारपीट में 2 टोलकर्मी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये 2 अलग-अलग तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है पहली तस्वीर में, जहां टोल प्लाजा में जिस तरह से गुंडागर्दी की गई उसकी ये पूरी वारदात, ये पूरी हरकत जो की गई ये सीसीटीवी में कैद हुई। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर है वो घायल शख्स, वो 2 टोल कर्मचारी जो घायल हुए, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। चार से 2 गाड़ी आ रही थी। हमने बैरियर को डाउन किया, वो दोनों गाड़ी डट गई। उनमें से एक आदमी उतरा, वो कमिश्नर डीएसपी बता रहा था। उन्होंने बातचीत की हमारी टीसी से। वो गाड़ी दे के बोल रहे थे, हमने उन पर कार्ड मांगा, उन्होंने कार्ड नहीं बताया। वो गाड़ी दे रहे थे। उसका बेटा आया, उसने गाड़ी में से लौटी निकाली। इतने में हम आ गए उधर से, बाथरूम करके आ रहा था। उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। और बात जोधपुर शहर की करेंगे। यहाँ पर 2 युवक नशे के चलते गहरे कुएं में गिर गए। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से दोनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला। यह घटना मंगलदीप इलाके की है, जहां देर रात 2 युवक नशे में गहरे कुएं में गिर गए। और इसके बाद देवनगर पुलिस ने तुरंत एक्शन में आई और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला। इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस ने इन दोनों ही नशे में धुत युवकों को एसडीआरएफ की मदद से कुएं से बाहर निकाला। आपको बता दें नशे के चलते ये दोनों युवक कुएं में गिर गए थे। गहरा कुआं था। इसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई और इन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस थाना सीएचपी में कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मंगलदीप की संपत्ति पालवाला जी के पास में 2 व्यक्ति कुएं में गिर गए। कुआं सूखा था और करीबन उसकी गहराई 70 से 80 फीट थी। मौके पर थाना पुलिस थाना सीएचपी एवं देवनगर की टीमें आई। साथ ही हमने एसडीआरएफ को भी संबंध में सूचना की। कारण क्या था मैम गिरने का? संभवतः ये लोग नशे में थे और यहाँ पर अंधेरा था तो शायद ये संभव कुएं के बारे में इनको। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि कमलेश नाम का युवक बाइक पर शमशान चौराहे के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान स्कूटी पर आए 2 युवकों ने उसके पेट में चाकू मार दिया। आसपास के लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी
मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेते हुए हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतक अभी इनके साथ पन्नाधाय चौराहे पे चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके परिजन किसी पे शक कर रहे हैं। एक बार उन सब में तफ्तीश करके देखते हैं क्या निकलता है। घटनास्थल देखा है, काफ़ी व्यस्तम चौराहा है चित्तौड़गढ़ का, और लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। अगर किसी ने घटना देखी है तो अभी इस संबंध में तफ्तीश जारी है। जोधपुर में एक विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। विवाहिता के पीहर पक्ष ससुराल पक्ष को सुपुर्द खाक को लेकर आमने सामने हो गए। अस्पताल की मोर्चरी के बाहर शव को लेकर लड़ाई चल रही है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों में समझाइश में लगी हुई है। 3-4 महीना पहले जब तो मर गई थी, अब किस लिए ले जाओ? बताओ मेरे को, रास्ता बताओ। 3 महीने पहले 4 महीने पहले क्या हो गया था? क्या हो गया था? जब बेटी नहीं थी क्या आपकी? भले किसी के पीछे भागो, चाहे कुछ भी करो, बेटी तो बेटी होती है। माँ की आंख भी ऐसी होती है। मारा गया 2 दिन संडे से वो बेटी हॉस्पिटल में थी, तब आज तक इन लोगों ने मेरे को नहीं फोन किया। मेरी बेटी मरने के बाद इन लोगों ने फोन किया, गाँव तबीयत खराब है। जब मैं गई तो मेरे को डेड बॉडी मिली। फिर ऐसे तो अत्याचार नहीं कर सकते किसी के साथ में। अभी मेरे 2 तो और अगर सोचो उनको भी मार दिया तो मैं क्या करूंगी? और मैंने 7 साल 8 साल उन बच्चों को रखा है, मैंने उसकी माँ को और उसको, और 2 साल हो इनके पास गए। मेरी बेटी कैसे मर सकती है? कैसे पॉइजन खा सकती है? और पॉइजन था कहाँ से? उसको जब बाहर अकेली बेचते ही नहीं थे। राजस्थान विधानसभा में आज भी किसानों का मुद्दा गूंजा और इस मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। हालांकि विपक्ष के सदन में हंगामे पर स्पीकर सीपी जोशी ने फटकार लगाई। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें समस्त विधायक दल ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सीकर के निवासी श्रद्धेय वीर सपूत रतनलाल जी को विधायक दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हमारा ये मानना है कि जिस देश में इस तरीके के मां भारती के सपूत कि जब देश में आंतरिक हिंसा का तांडव हो रहा हो, देश को तोड़ने के नारे लगाए जाते हो, देश को तोड़ने की साजिश की जाती हो, ऐसे जांबाज सपूतों के कारण उनकी नापाक साजिशें कामयाब नहीं होंगी, ये हमें पूरा भरोसा है। आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार से मैंने पूछा कि सदन के नेता ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान के अंदर हम 50 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम करेंगे, तो राजस्थान में 1 साल में कितनी प्राथमिक विद्यालय आपने खोली? सरकार ने जवाब दिया कि हमने 1 साल के अंदर 50 में से सिर्फ 2 स्कूल खोलने का काम किया है। तो एक स्कूल शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में है और दूसरी स्कूल बांसवाड़ा के अंदर है। तो हमने ये पूछा कि आप हमेशा आरोप ये लगाते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान 20,000 से अधिक स्कूलें बंद की गई थी, तो वो स्कूलें आप कब तक खोलने का विचार करोगे? तो मंत्री का जवाब भी इस सरकार की तरह ही है जो कभी भी स्तर नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि आरटीई नियम के तहत हम समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा के उपरांत अगर नियमों में आएगा तो हम खोलेंगे। तो हमने कहा था कि हमारी सरकार ने भी आरटीई के नियमों के तहत ही जो स्कूलों को मर्ज करने का काम किया था, तो इस आधार पर तो सरकार एक भी स्कूल खोलने का विचार नहीं रखती। परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। रामनगर में बीजेपी ने पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और इस्तीफा मांगने पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उसका जीवन कोरा कागज है और बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े घोटालों में लिप्त रही, दुनिया जानती है। 45,000 करोड़ का खान घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में हॉस्टलों में बच्चों के खाने में तकियों में खा गए। आप सब जानते हैं कि पूरा अखबारों में सीरीज चलाई अखबारों ने
चाहे परिवहन विभाग हो, पुलिस हो, खान हो, जहां पर भी कार्रवाई करती है एसीडी, वो राज्य सरकार के अंडर में आती है, राज्य सरकार के इशारे पर कार्रवाई करती है। कार्रवाई हमने की, लेकिन मैं एक बात से आज खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रताप सिंह खाचरियावास को नेता मान लिया और अब उनको खुद आगे बढ़कर मेरे पुतले जलाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो मानते हैं कि जयपुर में यदि वो प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनौती नहीं देंगे और मुझे बदनाम नहीं करेंगे, तब तक उनको वोट नहीं मिल सकता। क्योंकि मेरी जिंदगी एक कोरा कागज है, मैंने मेरी इबारत, मेरी राजनीति जो भी है सड़क पर खून पसीना बहा कर लिखी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के पुतले जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? जो लोग खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक वर्ष में जो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, राज्यसभा चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश में राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राज्यसभा सांसद रामनारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल पंचारिया का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। प्रदेश में संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस को 2 जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो राज्यसभा का रण, और आपको बता दें कि 9 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा सांसद रामनारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल पंचारिया का। और प्रदेश में संख्या बल के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस को 2 जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर आज जयपुर पहुंचे। ओम माथुर का जयपुर से पुष्कर जाने का कार्यक्रम है और यहां माथुर जेपी नड्डा के बेटे की शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। जयपुर में माथुर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा के पीछे साजिश है। ओम माथुर के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी जयपुर पहुंचे। उन्होंने भी दिल्ली हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है। देखिए, इसे छवि में जानबूझ करके किया गया षड्यंत्र है। इतने दिनों से शांति से बैठे, गलत विषय पर बैठे। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक अच्छे समाज को गलत विषय पर भड़काया जा रहा है। और इससे बड़ा क्या होगा कि जो पुलिस सारी शांति व्यवस्था रक्षा के लिए रात दिन, आज पुलिस का हमारा एक सिपाही जो राजस्थान का है, उसकी गोली लगने से देते खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्योंकि ये हमारी गलती है कि हम शांति से उनको बैठने दे रहे हैं, न गए वहाँ किसी कार्यक्रम में गए, न समझाने में गए, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो हुआ है वो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहीन बाग वाला प्रकरण ऐसा लग रहा था कि वो समाधान की तरफ बढ़ रहा है, संदेह को और गहरा करता है। कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियों की साजिश है जो भारत को बदनाम करने में और भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगे। स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट है कि ये किसी न किसी योजनाबद्ध सुनियोजित षड्यंत्र का से निकला हुआ लगता है, जैसा कि गृह राज्य मंत्री जी ने भी कहा है। तो सरकार इस विषय पर सतर्क है और सजगता से सारी चीजों पर निगाह रखे। उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। राजे यहां शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे। मैंने भावनाएं रही हैं और मैं उनकी कदर करती हूं। उन्होंने हमेशा यहां तक आने का मेरे को मौका दिया और इस प्यार से मैं समझती हूं मुझे और कुछ किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। और चलिए वक्त यहाँ पर हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के आगाज की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एसएमएस इंडोर स्टेडियम में नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। एसएमएस स्टेडियम में 7 दिन में 13 कोर्ट पर 2000 खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते नजर आएंगे। राजस्थान को पहली बार नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन की मेजबानी मिली है और इस प्रतियोगिता में 35 से 75 प्लस तक के खिलाड़ी बैडमिंटन कोर्ट पर जोर आजमाइश करेंगे। प्रतियोगिता 29 फरवरी तक चलेगी। मुझे खुशी है कि बजट के अंदर
हमने नवाचार किया किस प्रकार से राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान की प्रतिभाएं जो है, चाहे वो गांव में है या ढाणी में है या जिले में है, उनकी खोज कैसे हो, उन तक कैसे पहुँचे, उनको कैसे प्रोत्साहन मिले, सरकार उस पर क्या योगदान दे सकती है। इसलिए त्रिस्तरीय ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पहली बार राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन भी किया गया। बहुत ही सफल रहा। 18 विभिन्न खेलों में 8000 प्रतियोगियों ने भाग लिया। ये अब हमेशा के लिए हर 2 साल में एक बार ये प्रोग्राम होगा और हर जिले में ब्लॉक के अंदर लगातार खिलाड़ियों की खोज का काम होगा। आने वाले समय में पुलेला गोपीचंद जी जैसे उनके खेल का, उनके एक्सपीरियंस का किस प्रकार से राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ियों को फ़ायदा मिले, उसी तर्ज के ऊपर काम होगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड लेवल की एकेडमी हमारे राजस्थान में चालू होगी। प्रायोरिटी हमारा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, अभी तक तो पानी औरतें माथे पर मटका रखकर लाती हैं, तो हमारे चैलेंजेस छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खेलों में इन 5 सालों में हम वो रोड मैप रख देंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में राजस्थान का खिलाड़ी देश में सबसे सुरक्षित खिलाड़ी होगा और देश में सबसे ज़्यादा मेडल्स पाने वाला प्रदेश राजस्थान होगा, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स हो। ऐसा रोड मैप हम लोग तैयार करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज के तारीख में बैडमिंटन की बढ़ोतरी हुई है और खिलाड़ी सभी एज ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन किया अगर आप देखेंगे तो बढ़ते हुए आ रहे हैं और आज ये सीनियर बैडमिंटन जो वेटरन बैडमिंटन है उसमें इतने लोग खेल रहे हैं, ये बहुत एनकरेजिंग चीज़ है और मैं मानता हूँ कि हमारे देश में स्पोर्ट्स की एक कल्चर सी बन रही है और इसलिए ये आयोजन यहाँ जो राजस्थान बैडमिंटन संघ ने किया है और ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहा है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में एक माहौल बनी है बैडमिंटन की कि हर जगह से अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो हमें कोचेस प्रोग्राम स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मैं भारतीय बैडमिंटन संघ के साथ सारे एरियाज़ में, कंट्री के सारे एरियाज़ में टैलेंट को नर्चर करने की। और चलिए बात अजमेर की करेंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने पदभार संभाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर धर्मपाल जारौली और यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर समीक्षा शुरू होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं उनकी सोच के अनुसार, उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा, जिससे कि हम पारदर्शिता से बोर्ड का सारा कार्यक्रम कर सकते। प्राथमिकता एक ही है साहब कि जो 5 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इन परीक्षाओं का पारदर्शिता से सफलतापूर्वक संचालन हो, पहले यही प्राथमिकता अभी वर्तमान। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में 2 साल बाद एक बार फिर पाक जत्था अजमेर पहुंचेगा। इस जत्थे में 260 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन मौजूद रहेंगे जो ट्रेन के माध्यम से अजमेर पहुंचेंगे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर ने बैठक लेकर तमाम अधिकारियों को पाकिस्तानी ज़ायरीन के आने की सूचना दी और तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि 28 फरवरी को पाक ज़ायरीन अजमेर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें चूड़ी बाजार के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में रुकवाया जाएगा। 2020 में पाक ज़ायरीनों के आने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उनके लिए जो भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जानी है, तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने अपने यहाँ पे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके रहने के लिए और उनके सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जाने हैं, जो भी उनके लिए तैयारियां हैं वो सारी पूरा कर लें। 28 तारीख को उनके आने की सूचना प्राप्त हुई है और उम्मीद करते हैं कि सभी जो भी हमारी तरफ से व्यवस्थाएं की जानी है वो समय पे हो जाएंगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। हमेशा जो पहले की परंपरा रही है वो 1 महीने से भी अधिक समय के पहले हमें सूचित किया जाता रहा है, परंतु इस बार कम समय है, पर फिर भी हम लोग इस बार जो भी अच्छी तैयारी हो सकती है वो
और अब खबर रणथंभौर से, जहां गुमशुदा बाघों पर अभी भी बवाल बचा हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मिसिंग टाइगर मामले में हाल ही में गठित राजस्थान वन्यजीव सलाहकार मंडल की ओर से कहा गया है कि मिसिंग टाइगर मामला गंभीर है। इसके लिए वन्यजीव प्रेमी लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, लेकिन कभी ये आंकड़े सामने लाए ही नहीं गए। अब रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले एक दशक में 26 बाघों को मिसिंग कैटेगरी गुमशुदा बता दिया गया। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बाघों का मध्य प्रदेश चले जाना भी लिखा गया है, जो अजीब है। इसमें जो मेन टाइगर्स जितने भी ये 26 टाइगर जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, ये पूरे एक दशक का लेखा जोखा है, 2010 से लेके 20 तक का। ये दिया कुमारी जी जो प्रेजेंट सांसद हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई। हम इस चीज़ को उनको सपोर्ट करते हैं, पर इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें जो मेन टाइगर्स जो मिसिंग हुए हैं, ज़्यादातर टाइगर्स जो मिसिंग हुए हैं वो 2013 से 18 के बीच में मिसिंग हुए हैं। राजस्थान से पिछले एक दशक में गुमशुदा हुए 26 बाघों की जानकारी है पूरी तरह से सामने आ चुकी है। हालांकि पिछली सरकार के ऊपर यहां पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती थी। फिलहाल 26 गायब बाघों के अलावा एक ज़रूरी बात राजस्थान की सरहदों को पार करके मध्य प्रदेश चले गए बाघों को लेकर के भी सामने आई है। फिलहाल जब दोनों ही स्थिति में सारा डाटा सामने है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान की मौजूदा सरकार गुमशुदा और राजस्थान की सरहदों को पार करके बाहर चले गए बाघों के मामले में क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर में हुए अवैध निर्माणों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद जेडीए में अफरा तफरी का माहौल है। सीएम के बयान के बाद अब जयपुर शहर में अवैध रूप से बनाई गई एक 4 मंजिला इमारत को आज ध्वस्त किया। जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद में राजधानी जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए का पीला पंजा लगातार काम कर रहा है। इस वक्त हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के जोन 5 महेश नगर सूर्यनगर इलाके के अंदर आने वाली एक इमारत के अंदर सेटबैक का वायलेशन था। यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि निर्माण था लंबे समय से धीमी रफ्तार से किया जा रहा था। लेकिन अब जब शिकायत मिली तो उसके बाद में जेडीए का जो पूरा दस्ता है वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 से ज़्यादा जो फ्लैट्स बनाए गए थे पार्किंग एरिया में और छत पर जो फ्लैट बनाए गए थे अवैध रूप से, उन्हें तोड़ा गया। साथ ही साथ में जो सेटबैक का वायलेशन था, जो कि नियम के विरुद्ध होता है, उसे भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ में जो यहाँ के प्रवर्तन अधिकारी हैं राजीव यदुवंशी जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राजीव जी, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं आज आप लोग? इसकी अवैध रूप से फ्लैट की शिकायत आने पर इसने स्ट्रीट पार्किंग एरिया में 2 फ्लैटों का निर्माण कर लिया था। इसके अलावा इसने छत पर एक अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कर लिया था, तो इनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली जा रही है। और चलिए अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि इस प्यार को क्या नाम दूं। एक ही जगह कबूतर और डॉगी का बच्चा, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि खेल के लिए खिलौना बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। दोनों की दोस्ती का यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ये कहेगा कि ऐसी दोस्ती पहले नहीं देखी, और इसे देखकर हर कोई ये कह उठेगा कि इस प्यार को क्या नाम दें। तो एक ही जगह पर कबूतर और डॉगी का बच्चा नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दोनों की दोस्ती का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीकर से तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मी रतन लाल को अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है।
तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिसकर्मी रतनलाल को अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है और लगातार मांग उठ रही है। जब इस की सूचना परिजनों को मिली तो सीकर में उनके पैतृक गांव में ग्रामीण एकत्रित हुए और साथ ही ये मांग करने लगे कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें, कल दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें घायल हुए थे रतनलाल और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली हिंसा के शिकार हुए हेड कांस्टेबल रतनलाल और इनको आज अंतिम विदाई दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार मांग ये उठ रही थी कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, मुआवजा देने की मांग उठ रही थी। और इस सूचना के बाद उनके पैतृक गांव सीकर के तिहावली में ग्रामीण उमड़े और उन्होंने धरना दिया। साथ ही उन्होंने ये मांग भी रखी कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।